हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री एटम की। मतलब एटॉमिक फिजिक्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, तो एटम्स एकदम कैसे सामने आ गया, इसके बेसिक्स क्या थे, सबसे पहले इसके बारे में कैसे पता चला या ये वर्ड कैसे हुआ, उसकी हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। और जब तक ये हिस्ट्री, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ये नहीं पता चलेगा, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि एकदम से जे थॉमसन ने ये जो मॉडल, जिसको हम कहते हैं प्लम कोडिंग मॉडल, वो दे दिया, है ना। तो इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो सुनने में आपको काफी मजा आएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर हिस्ट्री जो है एटम की, वो क्या रही है। तो हमारे भारतीय दर्शन में एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनको हम नेचुरल फिजिसिस्ट, मतलब हम कह सकते हैं फिलोसोफर कह सकते हैं, जिसको प्राकृतिक या वैशेषिक दार्शनिक कहते हैं। उनका नाम था महर्षि कर्णाद। महर्षि कर्णाद का जन्म दूसरी से छठी शताब्दी के बीच में हुआ। मतलब अगर हम आज से बात करें तो लगभग 2600 साल पहले, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 2600 साल पहले महर्षि कर्णाद का जन्म हुआ, जिन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं, एक्चुअली जो भी मेटर्स होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और ये जो कण होते हैं, जब इनको अपन विभाजित करते जाते हैं तो ये अलग अलग भागों में टूटते तो हैं, लेकिन लास्ट में एक ऐसा कण बचता है जिसे विभाजित नहीं किया जाता। और उस अंत अणु को परम अणु या परमाणु कहा जाता है। और इस प्रकार से उन्होंने परमाणु शब्द के बारे में बताया। कैसा शब्द? परमाणु शब्द, जिसका अगर निषेध करें तो होता है परम प्लस अणु। परम का अर्थ होता है अंत, जैसे परम गति, अंत गति, है ना। परम परम का अर्थ होता है अंत, और अणु ऐसा अणु जिसे विभाजित करने के बाद और विभाजित ना किया जा सके, उसे हम कहते हैं परमाणु। ए प्लस टॉम, इंग्लिश में इसे ए प्लस टॉम, ए मतलब एटम, जो पूरा शब्द बना है ए प्लस टॉम से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है अनडिविजिबल। अनडिविजिबल मतलब जो टूटे ना, नॉट डिविजिबल। तो एटम एक ऐसा पार्ट था जो टूट नहीं सकता था। इसके बारे में सबसे पहले महर्षि कर्णाद ने बताया था। याद रखना, जो मैं डेट बता रहा हूं, आज से 2600 साल पहले, है ना, यह हमारे ऋषियों ने बता दिया था, भारतीय ऋषि ने बता दिया। लेकिन इसके बारे में एक ग्रीक दार्शनिक भी थे जिनका नाम डेमोक्रिटस था। उन्होंने कुछ ऐसा ही बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डिवाइड करने के बाद एक लास्ट में एक पार्टिकल बचता है जो डिवाइड नहीं हो सकता, उसे एटम कहा गया, उसे परमाणु कहा गया था। ऐसा मिलता जुलता इन्होंने भी थ्योरी दी थी। तो ये जो वर्ड था परम अणु, ये परमाणु शब्द इससे बना। और परम अणु जो अंत अणु है, जो अब डिवाइड नहीं हो सकता है, जो कि यही सबसे अंतिम सत्य है कि ये मेटर्स जो भी इस दुनिया में, उनके अंदर सबसे छोटा यही होगा। तो शुरू शुरू में एटम एक अनडिविजिबल पार्टिकल माना जाता था। उसके बाद हम ईस्वी में अगर बात करें तो 1803 में जॉन डाल्टन, नाम याद रखिए, जॉन डाल्टन ने, एक डाल्टन ने थ्योरी दी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब याद रखिए, हमारे जो पश्चिमी वैज्ञानिक हैं, है ना, उन्होंने एटम के बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी 1803 में। और इससे अगर हम बात करें तो इससे 2400 साल पहले ही हमारे जो दार्शनिक थे उन्होंने ये बात बता दी थी। तो सोचिए, हम उस समय इतने आगे थे, और न केवल इस क्षेत्र में, बाकी बहुत सारे क्षेत्रों में भी हम बहुत आगे थे। हालांकि उसका उतनी तरीके से प्रचार ना हो पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सुनी होगी, आपने अल्विल राइट, विल्बर राइट के बारे में सुना होगा, लेकिन हवाई जहाज पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो उसके अंदर पता चलेगा कि उससे बहुत साल पहले ही हमारे यहाँ भी हवाई जहाज बन चुका था, लेकिन अंग्रेजों का रास्ता। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये तो होगा हिस्ट्री की बात। थोड़ी सी और बात करते हैं जॉन डाल्टन थ्योरी। इन्होंने भी लगभग यही बात बताया कि जो मेटर्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और यही जो पार्टिकल्स होते हैं जो अनडिविजिबल होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। और किसी भी पार्टिकल के अंदर इन एटम्स को अगर हम जोड़ते जाएं तो उनसे क्या बनता है? अणु बनता है, और अणु से क्या बनता है? पदार्थ बनना शुरू हो जाते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इसी के बारे में बताया था, लेकिन ये 1803 में बताया था, जो मैंने आपको बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने भी एटम के बारे में बताया था, है ना। अनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता है, और ये पदार्थ जो होते हैं दीवारों पर दाब डालते हैं, इस टाइप से उन्होंने बताया था। तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, इन्होंने 1803 में बताया था। और ये एक तरीके से वैज्ञानिक सबूत हुआ, मतलब इन्होंने एक तरीके से बताया था प्रैक्टिकली कि मतलब एक तरीके से इन्होंने जो कहा था, एक बात कह दी थी कि ऐसा होता है ना। नेचुरलिस्ट फिलोसोफर थे, तो उन्होंने बता दिया ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने ये बताया था
कि वास्तव में ऐसा होता है, और इसका एक मतलब पोस्टुलेट्स जिसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल रूप से इन्होंने ये बताया कि ये चीज होती है, और यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो अस्तित्व में आ गई है ना, और इसको हमने माना। और ये जो चीज है ये 1803 में हुई थी। और 1846 में जॉन डाल्टन की मृत्यु हो गई, लगभग 27 जुलाई के आसपास हुआ था, और 5-6 सितंबर हम कहते हैं 1800 या कुछ ऐसा सन था, उसमें ही इनका क्या हुआ, 1700 के आसपास जो सन था उसमें इनका जन्म हुआ था। और आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एटम्स अब तक यहाँ पर क्या अविभाज्य माना जाता था, अविभाज्य जिसे हम कहते हैं अनडिविजल माना जाता था, मतलब एटम जो होता है वो अंत अणु है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। लेकिन बाद में एक और प्रयोग हुआ, ये जो थ्योरी थी ये तब तक सही थी जब तक, अच्छा कोई थ्योरी तब तक ही सत्य होती है जब तक कि उसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण ना प्राप्त कर लिए जाएं। लेकिन अगर कोई ऐसी थ्योरी आती है या कोई ऐसा प्रयोग होता है जो ये बताता है कि ये चीज सही नहीं है, तो वो खाली हो जाती है, और उसके बाद वो नई चीज चलने लगती है जो कि नई आई होती है मार्केट में, है ना, कह सकते हैं अपन। तो ऐसा ही एक प्रयोग था जिसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या विद्युत विसर्जन प्रयोग कहते हैं। अब विद्युत विसर्जन प्रयोग का क्या था, विद्युत विसर्जन प्रयोग में क्या था, एक कांच की नली थी, इसके अंदर वैक्यूम पंप लगा रखा था, जिससे इसके अंदर जो प्रेशर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना प्रेशर होगा कितना प्रेशर नहीं होगा वो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अंदर एनोड कैथोड को हमने एक हाई वोल्टेज जिसे हम कह सकते हैं 10 किलो वोल्ट तक रेंज तक का जो हाई वोल्टेज था वो हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, इतना वोल्टेज हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ऐसा व्यवस्था की गई थी। और ये देखा गया कि जब भी हम इसका जो इंटरनल जो हम कह सकते हैं प्रेशर था उसे रिड्यूस करते हैं, और कहां तक करते हैं, 1 मिलीमीटर तक, 1 mm तक, 1 मिलीमीटर दाब तक अगर हम इसको करते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर जो कैथोड होते हैं वहां से कुछ लाइनें जो होती हैं, जो लाइट्स होती हैं वो जनरेट होती हैं, और कैथोड की तरफ जाके वो क्या हो जाती हैं, वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, मतलब ये चीज क्या होती है यहाँ पे विसर्जित हो जाती है। तो एक तरीके से हमने विद्युत लगाया और उसमें दूसरी तरफ जाकर उनका विसर्जन हो गया, तो इसी तरीके से इसका नाम विद्युत विसर्जन या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर दिया गया। और ये जो थी ये इनकी ये खासियत थी कि ये एक तरीके से इनके बीच में अगर कुछ लग दिया जाए तो छाया भी बनाती थी, मतलब लाइट है तो लाइट के पीछे अगर सामने कुछ रख दो तो उसके पीछे उसकी छाया बनेगी। तो इसको शुरू शुरू में जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से क्रिएट होती थी और एनोड पे जाके ये डिस्चार्ज हो जाती थी, तो इन्हें कैथोड रेस नाम दिया गया, और कैथोड रेस इन्हें नाम दिया गया। और बाद में जब जे थॉमसन ने इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी की तो इन्होंने एक बात बताया, 1897 में इन्होंने ये जो कैथोड रेस थी इन्होंने बताया कि ये जो थे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स थे, क्या थे ये, इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। और इस तरीके से जो हिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई वो इस हम कह सकते हैं प्रयोग के बाद ही हुई, और ये जो प्रयोग था याद रखा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो एक्सपेरिमेंट था इससे हुआ था। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। अब जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन की खोज की तो इससे ये पता चला कि हर मैटर के अंदर एक्चुअली कुछ ना कुछ होता है, मतलब एटम जो होता है वो, जो ये थ्योरीज थी इसके बारे में बताया कि जो कहा गया है पहले कि एटम अविभाज्य होता है, इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, तो ये सही है कि एटम्स अगर हैं तो उनके अंदर ये चीजें क्या कहां से आ गई, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर है मतलब ये क्या होता है, पूरा का पूरा कुछ ना कुछ एक मैटर जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो इसके बारे में जब उन्होंने और स्टडी की तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर कितना चार्ज होता है, लगभग 1.6 इंटू 10⁻19, माइनस यहाँ पे लगा रखा मैंने, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज उन्होंने इतना बताया था। लेकिन उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, ये मीटर से बने हुए हैं, ध्यान देना, इन्होंने सबसे पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये E/m वाला जो प्रयोग था, मिलिकन तेल बिंदु वाला जो प्रयोग था, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस सेक्शन में आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा, जो वीडियो मैंने बना रखा था E/m वाला, वो भी आप देख लेना, मिलिकन तेल बिंदु विधि जो था। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है तो एटम या कोई पदार्थ होता है वो तो न्यूट्रल चार्ज होता है, क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है ना। जो भी मेटल होते हैं, जो मेटल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो मेटल न्यूट्रल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको समझाने के लिए जो नया मॉडल दिया गया, जो नया मॉडल
थॉमसन ने प्रेजेंट किया, और ये जो प्रेजेंट किया था ये इन्होंने 1897 के बाद ही किया था, 1897 में ही किया था हम कह सकते हैं। और ये वाला जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है ये उन्होंने बताया था। अब इस मॉडल में उन्होंने बताया था कि जो भी पदार्थ होता है वो एक पूरा धनावेशित गोले के समान होता है ना। मतलब उन्होंने ये जो बैलेंस करने वाली बात थी कि वो टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होता है, उसको न्यूट्रल बताने के लिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर होते हैं, लेकिन ये जो पूरा गोला होता है ये पूरा धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जहां तहां बैलेंस रहते हैं इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल बनाने के लिए। और ये ठीक वैसे ही होता है जैसे कि किसी तरबूज के अंदर बीज होते हैं, तो इसे तरबूज मॉडल क्या कहा गया, तरबूज मॉडल कहा गया, है ना, तरबूज मॉडल कहा गया। और इसके अंदर तरबूज के जो बीज थे, जिस प्रकार से तरबूज के अंदर उसके बीज पड़े रहते हैं जहां कहीं पे, उसी प्रकार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो मेटल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन ठीक उसी संख्या में होते हैं जिस संख्या में इसके ऊपर आवेश होता है, और इस कारण जो पूरा पदार्थ होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है। दूसरा उन्होंने इसकी संज्ञा दी एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग। अब ये प्लम पुडिंग जनरली कहा जाता है, प्लम मतलब उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से केक होता है, मान लीजिए कोई केक है तो उसके अंदर मेवा जैसे पुडिंग हम कहते हैं, मेवा जो होता है यहाँ कहाँ घसे रहते हैं, उस तरीके से ही क्या होता है कि जो पूरा सिस्टम होता है एटम का, उसके अंदर एटम होता है, उसके अंदर जहां तहां इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, और इस तरीके से इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। और इस तरीके से उन्होंने इसको बना के बताया कि ये जो शेप होता है इस टाइप से एटम का होता है। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें बताने में सफलता, इसकी सफलता क्या थी, सफलता ये थी कि ये जो मॉडल था ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होता है, जो मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जो होता है उसको न्यूट्रलिटी जो होता है मेटर का, उसे समझाने में कामयाब हो गया। मतलब इस टाइप के सुन बता दे कि ये जो होता है इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मतलब पीईई जो होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से हम कहते हैं जब भी किसी लाइट पे, हिंदी वर्ड क्या है मुझे याद नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन अगर आप सर्च करेंगे तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या कहते हैं इसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला जो फैक्ट होता है उसे भी समझाने में क्या हो गया, कामयाब हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन जंप करके इससे बाहर आ जाते हैं, और इस तरीके से प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला जो फैक्टर था उसे भी समझाने में ये कामयाब हो गया। इसके बाद थर्मियोनिक इमिशन क्या होता है उसको भी समझाने में कामयाब हो गया, क्योंकि थर्मियोनिक इमिशन और प्रकाश विद्युत प्रभाव लगभग एक जैसे होते हैं, बस इसके अंदर होता है कि इस पे प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, जबकि थर्मियोनिक इमिशन या तापायनिक उत्सर्जन जिसको हम कहते हैं, तापायनिक इंग्लिश वर्ड इसका होता है थर्मियोनिक इमिशन। मतलब अगर हम इसको ताप देंगे तो ये ताप जो होगा इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसके जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जंप करके बाहर आ जाएंगे, और इसे समझाने में क्या हो गया, ये सफल रहा। और ये सफलता जो थी ये इसकी यहाँ पर इन्होंने अच्छे से बता दी, लेकिन ये असफल रहा। असफलता इसके अंदर क्या थी, असफलता ये थी, असफलता क्या होता है, कोई भी चीज अगर दूसरे प्रयोगों पर सिद्ध ना हो पाए, या बहुत सारे एटम के और जो गुण होते हैं अगर उन्हें समझाने में सफल ना हो पाए, तो वो क्या होती है, वो यहाँ पर असफल मानी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो असफलता आई वो ये थी कि ये हाइड्रोजन के जो स्पेक्ट्रम थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्या होती है, अब चूंकि क्या होता है, थॉमसन ने बताया कि जब भी किसी भी एटम पर लाइट पड़ती है या फिर एनर्जी पड़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर उसके कारण क्या होता है, अपने जो मिड पोजीशन होती है, जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन होती है, साम्यावस्था, उसके इधर उधर क्या होते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, और वाइब्रेशन जो होती है उसकी अगर वेवलेंथ विजिबल लाइट के ऑर्डर में होगी तो वो हमें क्या होगा, यहाँ पर इसके अंदर से लाइट का इमिशन होना लग जाएगा, और वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमें दिखाई देने लग जाएगा अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर प्रकाश डालो तो उसका जो स्पेक्ट्रम हो वो बनता है। लेकिन
प्रॉब्लम ये थी कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। अब हाइड्रोजन एटम का जब प्रायोगिक रूप से देखा गया तो उसके अंदर बहुत सारी रेखाएं, है ना, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा जो थी वो प्राप्त की गई, और जिसे बामर ने सबसे पहले क्या किया था, विजुलाइज किया था। लेकिन बामर ने जब देखा कि इसके अंदर चार चार स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एक ही कंपन कर सकता है इनके अकॉर्डिंग, है ना। और वो कंपनी क्या होती है, विजिबल लाइट के रूप में, जब जो वाइब्रेशन होती है विजिबल लाइट के रेंज में आती है तो हमें दिखाई देती है। तो हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके अंदर एक ही रेखा बननी चाहिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी रेखाएं बनती है, चार रेखाएं बनती है। वो कैसे बनती है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो व्याख्या थी वो इसे अच्छे से समझा नहीं पाया। इसके बाद कुछ बाद में प्रयोग किए गए, इनके ही एक हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट थे, मतलब हम कह सकते हैं कि इनके अंडर में जे जे थॉमसन के अंडर में पीएचडी करने वाले एक छात्र थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे आपने सुना होगा अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग के बारे में आपने सुना होगा। अल्फा स्कैटरिंग का इन्होंने एक क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग प्रयोग आपने देखा होगा, जिसके अंदर इस टाइप से क्या होते हैं, यहाँ से निकलती है और ये निकल क्रिस्टल होता है, और यहाँ से लाइट जब निकलती है तो यहाँ पर जो पर्दे होते हैं ZNS के उस पे ऊपर है, और यहाँ से डिटेक्टर लगे होते हैं जो उसको कैच करके बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे। तो जब ये अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग हुआ तो उसके अंदर ये दिखा गया कि स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है, जनरली जो स्कैटरिंग होती है उसके अंदर होता ये है कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या होते हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करते हैं। तो ये अल्फा स्कैटरिंग से जो पता चला उसके अकॉर्डिंग ये जो था, ये अच्छे से अल्फा स्कैटरिंग में एक्चुअली पता क्या पहला था, अल्फा स्कैटरिंग में ये पता चला था कि जो ये वाला आपने यहाँ देखा होगा कि इस टाइप से अल्फा रेडिएशंस आ रही हैं, और कुछ यहाँ पर पॉजिटिव से टकरा के वापस इसी डायरेक्शन में जा रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, और कुछ अलग डायरेक्शन में। एक्चुअली इसके पास वाले जो थे वो अलग डायरेक्शन में जो थी वो चली जा रही थी। तो ये जो था, ये जो पार्टिकल था ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अल्फा जो होते हैं पार्टिकल्स बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, याद रखना। अल्फा पार्टिकल बहुत ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब वो वापस लौट के आ रहे हैं, मतलब बीच में एक कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। लेकिन यहाँ पर इस एटम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहीं अंदर हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे हुए हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी एक सेंटर पे स्थिर नहीं है। तो अल्फा स्कैटरिंग का जो प्रयोग था उस प्रयोग से भी ये जो एटम था वो खारिज हो चुका था, क्योंकि अल्फा स्कैटरिंग ये बताता है कि सेंटर में कोई बहुत ही हाईली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा जो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को रिप्लेस करता है, मतलब इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, और ये जो था ये मॉडल इस थ्योरी को भी समझाने में असफल रहा। तो इसकी असफलता के बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन था। ये रिवॉल्यूशन इसलिए था क्योंकि इस एटम ने ही सबसे पहले लोगों को ये बताना शुरू किया कि एटम का भी कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। और इसके बाद से ही आप बहुत सारे आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, आपने बोर का मॉडल पढ़ा होगा, आपने इसके बाद समरफेल्ड का मॉडल पढ़ा होगा, अगर आपने देखा पढ़ा है तो ये जो मॉडल था इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इसने ही सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट शुरू की कि सबसे पहले एटम के मॉडल के बारे में पता किया जाए कि एटम के अंदर होता क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये जो स्ट्रक्चर का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम उसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे मेटल्स बनते हैं, उनका नेचर क्या होगा, ये कैसे पता कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा जो जे थॉमसन का था इंपॉर्टेंस इस मॉडल का, वो हमें बताता है। और इसके बाद ही बाकी सारे मॉडल्स हमारे सामने पेश किए गए। तो ये जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट इस हिस्ट्री के अंदर रखा जाता है जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज की और उसके बाद इन्होंने एक मॉडल के बारे में भी बताया। और यही मॉडल आगे जाके अलग अलग रूपों में हमें सामने आता है। और हम कह सकते हैं कि ये जो रदरफोर्ड का जो वास्तविक जो मॉडल उन्होंने बताया था वही आगे जाकर क्या हुआ है, अलग अलग रूपों में हमारे सामने आता है, जिसे हम ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। ग्रहीय मतलब प्लैनेटरी मॉडल भी कहते हैं, जिसके अंदर सेंटर में क्या होता है, जिस प्रकार से नाभिक होता है उसी तरीके से सेंटर में हमारे सन होता है, जिसे हम कहते हैं सोलर मॉडल या फिर ग्रहीय मॉडल या प्लैनेटरी मॉडल इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सोलर सिस्टम जैसा ही था, है ना। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद भी बहुत सारे अलग अलग टाइप से मॉडल आए, तो अब आजकल तो बहुत अलग ही तरीके के मॉडल आते हैं। तो
ये जो था हिस्ट्री, ये मैंने आपके इसके अंदर बताया। अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो, थोड़ा सा हिस्ट्री अगर आपको जानने में अच्छी लगी हो, तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस टाइप से जो हिस्ट्री है एटम्स की रही है। और अगर आपको इस सब्जेक्ट पर और वीडियो चाहिए, और बड़े मॉडल या समरफील्ड मॉडल या उससे अलग अलग जो मॉडल थे, द्रवबून मॉडल या ड्रॉप मॉडल जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में अगर जानना हो तो आप मुझे वीडियो बताइए, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बना के दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।